सर कुछ इंट्रो दे रहे थे क्या? किसको लेकर? एग्जाम पैटर्न को लेकर। ठीक है। और आप लोगों अभी ग्रेजुएट है कि चल रहे हैं रनिंग में? रनिंग वाले हैं। मतलब कौन सी ईयर वाले हैं? फाइनल ईयर वाले? आप लोग का सेकेंड ईयर का, मतलब अभी टाइम है, मतलब ऐसा मान के चलिए कि आप 1 डेढ़ साल पेपर नहीं दे पाएंगे, है ना? कौन सा? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप दे पाएंगे? मतलब नेक्स्ट का सोच रहे हैं आप? टारगेट कर रहे हैं आप लोग का? एज बाउंडेशन तो नहीं है ना? मतलब 21 हो जा रहेगा ना जनवरी के हिसाब से? ठीक। और आप लोग का नेक्स्ट आगे आने वाले साल में, मतलब 28 में देंगे? ठीक है। और पहले कभी पढ़ चुके हैं या फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। और ग्रेजुएशन कौन से बैकग्राउंड से, मतलब किस में कर रहे हैं? ग्रेजुएशन किस में चल रहा है? बीएससी मैथ्स में सभी का? आपका मैथ्स में ही? बीकॉम में? ठीक। ठीक है। और लैंग्वेज कौन से है आप लोग का? हिंदी? ठीक। चलो। देखिए, जिनको अभी जस्ट अभी वाला पेपर देना है, मतलब ये वाला जो फॉर्म आएगा या नोटिफिकेशन आएगा नवंबर वाली, और उसका प्रीलिम्स होगा फरवरी में, फरवरी 2027 में। ठीक है। और उसका मेंस होगा जून, ऑलमोस्ट मान के चलिए जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक, ऐसा कुछ। ठीक है। तो अगर इस साल के लिए अगर आप सोच के चल रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हैं आप। ठीक है, उस बात को थोड़ा सा पहले से माइंड पे प्रिपेयर रखिएगा। ठीक है। मतलब मैं झूठ मूठ का दिलासा नहीं देना चाह रहा, इसलिए बोल दे रहा हूँ। ठीक है। बाकी वो जिनका 1 साल और टाइम है उनके लिए कोई इशू नहीं है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अभी ट्राई नहीं कर सकते वाले फेस में नहीं है। ठीक है। मतलब अभी अगर देखा जाए तो आपके पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ऑलमोस्ट 5 महीना है। और सर ने कुछ कुछ तो बताया ही होगा कि ये सब्जेक्ट है ऐसा करके। ठीक है। तो अब उसमें प्रीलिम्स बस को टारगेट किया जाए अभी से, तो उसे मान के चलिए कि आपको 5 मेजर जीएस के पेपर पढ़ने हैं। और एक पूरा सीजी को पूरा एक कंप्लीट मान के चल लीजिए। तो 2 पार्ट में पूरा बटा हुआ है प्रीलिम्स। इंडिया के जीएस की तरफ से इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी, यही मेजर सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर कुछ बच गया तो वो करंट अफेयर और बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये सब डेटा और फैक्ट वाली चीज़ हो सकती है। और पूरा एक कंप्लीट 50 नंबर का सीजी को मान के चलिए। अब उसमें सीजी में हिस्ट्री है, सीजी का ज्योग्राफी है, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज है, ट्राइब्स है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, कला संस्कृति है, ये सारी चीज़ें। अब उसमें से 2 तरीके से फोकस किया जाता है लोगों की तरफ से। जनरली ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक ही पार्ट को फोकस करें और सेकंड पार्ट को आप सेकेंडरी लेकर चले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। मतलब ओवरऑल आपको अगर 60 या 65 के अराउंड कट ऑफ जाना है। ठीक है। अब कट ऑफ का क्या रहता है कि अगर मान के चलिए कि ये इंडिया की तरफ से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और छत्तीसगढ़ की तरफ से अगर 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें टोटल हुए 100 क्वेश्चन और मार्क्स हुए 200 नंबर। अब इसमें हर साल का कट ऑफ आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इस साल जो गया था वो बता दे रहा हूँ कि उसमें जनरल का 105 नंबर गया था। अब इसी को आप ऑन एन एवरेज लेकर चलिए 105 से लेकर 110 के बीच में। ठीक है। कि आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ पार करने के लिए कम से कम इतने नंबर चाहिए। ठीक है। मतलब 110 नंबर आपको कैसे भी लाने हैं। ठीक है। अब 110 नंबर लाने हैं, इसका मतलब कितना क्वेश्चन सही लेकर चलना है? 55 क्वेश्चन जो है आपको सही लेकर चलना है। ठीक है। अब 2 और चीजें यहीं पर समझ लीजिए कि
जब पेपर हार्ड होगा, ठीक है, जब पेपर क्या हो जाएगा, हार्ड आएगा, उस साल जो है कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि ये जो 110 का है वो आपको 90 या फिर उससे कम भी देखने को मिलेगा जब पेपर क्या हो जाएगा, हार्ड होगा। और जब पेपर जो है वो इजी आएगा उस समय पर आपको ये कट ऑफ बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब उसको मैं मान के चल रहा हूँ कितना, 120, ठीक है, 120 या फिर 125 के अराउंड, इतना। नॉर्मल पेपर में जनरली आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा 105 110 के आसपास। पेपर हार्ड हो गया तो 90 तक कट ऑफ गिर जाता है, और पेपर इजी हो गया तो वो और आगे बढ़ते जाएगा। मतलब पहले आप ये समझिए कि जितना ज्यादा हार्ड पेपर होगा उतना ज्यादा कट ऑफ कम होगा, जितना ज्यादा इजी पेपर होगा उतना ज्यादा कट ऑफ ज्यादा भी जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि सबसे लोवेस्ट की बात करूं मैं, ठीक है, कि कब गया था या कितना गया था, तो लोवेस्ट जो है वो 80 भी गया है, ठीक है, और हाईएस्ट जो है वो 135 भी गया है, 135 भी गया, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत है कट ऑफ में। और कट ऑफ जो है वो हर साल डिसाइडेड नहीं रहता है पहले से, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितने लोगों ने कितना बनाया उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। मतलब पहले से चीजें जो है आपके लिए क्लियर नहीं रहेगी, वो एग्जाम हॉल में ही पता चलेगा या फिर एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा। अब ऐसे में जब चीजें क्लियर नहीं है तो आप किसको अपने लिए मान के बेस मान के चलोगे, एवरेज पेपर को, ठीक है, कि पेपर जो है एक एवरेज जाने वाला है या जाएगा, और मुझे कम से कम कितना लेकर आना है, 110 के अराउंड जो है वो चीजें लेकर आनी है, ऐसी टाइप से चीजें। अब वो 110 लेकर आना है, इसका मतलब कम से कम 55 क्वेश्चन सही करने हैं। अब उस 55 क्वेश्चन को आप कहां से टारगेट करेंगे, छत्तीसगढ़ की तरफ से ज्यादा टारगेट करेंगे या फिर इंडिया की तरफ टारगेट करेंगे, या फिर बैलेंस बना के टारगेट करेंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस में से नंबर लेकर आया, बस मेरा नंबर आना चाहिए। कई बार लोगों को ऐसा थॉट रहता है, कई बार ऐसा रहता है कि कैसे भी करके मुझे ये वाला सेक्शन ज्यादा पढ़ना है या फिर ये वाला सेक्शन ज्यादा पढ़ना है। अब उसके पीछे का रीजन है कंफर्टेबल जोन, ठीक है। मतलब जब आप दुनिया भर के 5-10 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली किसी सब्जेक्ट पर आपको इंटरेस्ट आएगा और किसी पर नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब कॉलेज स्कूल तक भी वैसा ही चीजें रही होगी, वही सेम हाल यहाँ पे भी होना है, ठीक है। कि अगर आप 10 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं टोटल मिला के प्रीलिम्स के लिए, 10 से 12 सब्जेक्ट, तो ऐसा लगेगा आपको कि इस वाले सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट आ ही नहीं पा रहा है। अब उस वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके कुछ क्वेश्चन छूटने के चांसेस है, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये स्थिति है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट में से कुछ ऐसे रहेंगे जिसको आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा स्किप करना है, किसी दूसरे को ज्यादा लेकर चलना है। अब वो अभी तुरंत में नहीं समझ में आएगा, ठीक है, वो समझ में आएगा जब उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको बना लेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। वो अभी आप हवे में गेस नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए आपका कौन सा पेपर जो है वो ज्यादा कंफर्ट है या नहीं है। दूसरा चीज, ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है स्पेशली किसी एक पेपर के लिए कि एक पेपर से आपका पीएससी निकले, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि कई बार होता है कि मेरा गणित कमजोर है, मैक्सिमम का मैंने सुना है, मेरा गणित कमजोर है तो मेरा पीएससी कैसे निकलेगा, ठीक है, सुने होंगे ना, ठीक है। या फिर मेरा इंग्लिश कमजोर है तो मेरा पीएससी कैसे निकलेगा, क्या फर्क पड़ता है, एक ही सब्जेक्ट तो कमजोर है ना, ऐसा टाइप से, ठीक है। अब वो चीजें आपको कब समझ में आएगी, जब आप मेंस की तरफ देखेंगे। सर मेंस के बारे में कुछ बताए, ठीक है। जैसे कि सर ने अगर बताए होंगे तो भी एक बार फिर से देख लेते हैं उसी स्ट्रक्चर को। जैसे कि जो पहला पेपर है, पेपर नंबर 1, उसमें लैंग्वेज के पेपर है। अब लैंग्वेज के पेपर में उसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज का पेपर आपके 3 पार्ट में बटा, हिंदी बना आपका 100 नंबर, ठीक है, इंग्लिश बना आपका 50 नंबर और सीजी बना आपका 50 नंबर, ठीक है। पेपर नंबर 2 में जो है वो ऐसे है, ऐसे फिर से 200 नंबर का पेपर, वहां से 2 ऐसे पकड़ लीजिए। इंडिया की तरफ से आपको 2 ऐसे लिखने हैं और छत्तीसगढ़ की तरफ से 2 ऐसे लिखने हैं, 50-50 नंबर के सभी ऐसे होंगे। पेपर नंबर 3 के फिर से 3 पार्ट वहां पर इंडियन हिस्ट्री, ये आपको मिलेगा 75 नंबर का। सेकंड पेपर में आपको मिलेगा पॉलिटी और साथ में पब एड मिलेगा, और वो कितने नंबर का, 50 नंबर का मिलेगा। थर्ड पेपर में वो आपको वापस से सीजी हिस्ट्री मिलेगा और वो कितने नंबर का, 75 नंबर का, ठीक है। पेपर नंबर 4 में आपको मिलेगा साइंस, साइंस मिलेगा आपको 75 नंबर का। फिर उसके बाद मैथ्स मिलेगा आपको कितने नंबर का,
50 नंबर का। फिर से वापस से आपको इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी मिलेगा 75 नंबर का, ठीक है। पेपर नंबर 5, इसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ही है। इकोनॉमिक्स में है आपका 75 नंबर, उसमें दोनों इकोनॉमिक्स शामिल है, इंडिया तरफ के भी और सीजी तरफ के भी। फिर उसके बाद उसमें आपको मिलेगा 50 नंबर का इंडियन ज्योग्राफी, और फिर उसके बाद मिलेगा आपको सीजी ज्योग्राफी 75 नंबर का। पेपर नंबर 6, इसका पहला पार्ट फिलॉसफी मिलेगा आपको 75 नंबर का फिलॉसफी, 50 नंबर का सोशियोलॉजी, 50 नंबर का सोशियोलॉजी, 50 नंबर का। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का ट्राइब आर्ट एंड कल्चर, ये हो गया आपका 75 नंबर। फिर उसके बाद पेपर नंबर 7, तो पेपर नंबर 7 का जो पहला पार्ट है वो एक्ट है, अधिनियम नियम कानून है 75 नंबर का। सेकंड नंबर जो है वो आईआर है 50 नंबर का, और फिर एजुकेशन है आपके 75 नंबर के, ठीक है। इस टाइप से आपको टोटल 1400 नंबर के पेपर मिलेंगे। 7 पेपर, सभी पेपर कितने कितने नंबर के, 200 नंबर के, ठीक है। अब आपका जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके भी 2 पार्ट कर लेते हैं, कि प्रीलिम्स आपका 2 पार्ट में हो जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो रहेगा वो पूरा का पूरा जीएस रहेगा 200 नंबर का, और पेपर 2 भी जो रहेगा वो 200 नंबर का ही रहेगा। तो ये जो है वो सी सेट कहलाएगा, जिसको आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा। आपका जो प्रीलिम्स है निकला है या नहीं है, कट ऑफ कहां से देखा जाएगा, पेपर नंबर 1 से देखा जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए कि प्रीलिम्स का पेपर निकालने से, ठीक है, सिर्फ आपको क्या मौका मिलेगा, मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी है क्या कि प्रीलिम्स देने के बाद सीधा डायरेक्ट जॉब लग जा रही है, नहीं लग जा रही, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको ये 1400 नंबर का मेंस देना है, और उसके बाद फिर आपको 100 नंबर का इंटरव्यू भी देना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये सिर्फ आपकी छटनी करने की प्रक्रिया हो गई, कि वहां से आपकी नौकरी नहीं लग रही है। अब वो 100 नंबर भी उतना मैटर नहीं करता है, तो सारा खेल जो है वो कितने नंबर का है, 1400 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का पेपर बना, 1400 नंबर का। एक दिन में 2 पेपर बनना है, मतलब कि आपके 3 घंटा लिखेंगे, 2 घंटा का ब्रेक मिलेगा, फिर से 3 घंटा लिखेंगे, फिर से दूसरे दिन वैसा ही चलेगा, तीसरे दिन फिर से वैसा ही चलेगा, चौथे दिन बस एक ही पेपर बचा रहेगा, तो उस कारण से 3 घंटा लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये मान के चलिए कि दिन में 6 घंटे लिखना है, एक दिन में 6 घंटा, दूसरे दिन फिर से 6 घंटा, तीसरे दिन फिर से 6 घंटा, और चौथे दिन 3 घंटा लिखना है, ठीक है, इस टाइप से। अब उसमें सारा, अब ये तीनों पैटर्न को देखिए कि प्री, मेंस और इंटरव्यू, इसमें से तीनों को देख के अब आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं है आपके फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। मतलब कि प्रीलिम्स सिर्फ आपको मौका देगा क्या लगवाने का, मेंस देने का, ठीक है। अब मेंस, और मेंस आपका टोटल मार्क्स में जुड़ेगा, और साथ में क्या जुड़ेगा, आपका इंटरव्यू जुड़ेगा, ठीक है। अब 1400 नंबर और 100 नंबर का अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो आपको लगेगा कि ज्यादा मैटर किस में कर रहा है, 1400 नंबर का, ठीक है। इंटरव्यू जैसे कि अगर ग्रुप टास्क वगैरह आपने यूनिवर्सिटी वगैरह में किया होगा, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत जैसे कि प्रैक्टिकल या फिर वाइवा वगैरह का एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ वैसा ही रहता है, कि अपनी खुद की पर्सनल बायोडेटा या फिर एक्सपीरियंसेस वगैरह, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि वो 100 नंबर में, अगर आप नॉर्मली आपके बैठने के तरीके, आपके बोलने के तरीके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, या फिर अब तक आपने चीजों को कितना समझा, उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ नंबर तो हर किसी को मिलना ही है। अगर वो किस में पहुंच गए, इंटरव्यू में पहुंच गए, ठीक है। बहुत अच्छा रहे तो 60 नंबर मिलेगा, ठीक है, थोड़े से कम हो गए तो 50 मिलेगा, और कम हो गए तो 40 ही मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएट कितने का हो रहा है, 20 नंबर का। तो ऑन एन एवरेज ऐसा मान के चलिए, जैसे कि आप स्कूल या कॉलेज में देखे होंगे, कि अगर आपका वाइवा है, किसी ने बहुत अच्छा बोला तो उसको नंबर मिला, किसी ने खराब बोला तो कम नंबर मिला, लेकिन नंबर तो ऑलमोस्ट सभी को मिल ही रहे हैं ना, नहीं दिया ऐसा कुछ थोड़ी है। जाके बैठने का, बात करने का नंबर तो मिलेगा ही, आपके सेटिंग का मिलेगा, आपके प्रोनाउंसिएशन का मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल का बनेगा, जेस्चर का मिलेगा, ठीक है, अपने बारे में बताने का नंबर मिलेगा। तो 100 नंबर में कुछ नंबर तो मिलना ही है। इसका मतलब ये है कि सारा डिसीजन कहाँ से होना है, 1400 नंबर का, ठीक है। अब 1400 नंबर में अगर मान के चलिए कि पिछले साल तक का बता दे रहा हूं, कि अगर आपको 650 नंबर पे इंटरव्यू देने का मौका मिल जा रहा है, 1400 नंबर में कितने में, 650 नंबर में, ठीक है, आपको क्या मिला,
इंटरव्यू देने का मौका मिला, और इंटरव्यू में 100 में अगर आपने कितना लेकर आ गए, 50 लेकर आ गए, तो मान के चलिए कि 700 में जो है आपको कोई ना कोई सा पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि मेंस में आपको कितना मिनिमम लेकर आना है, 650 तक लेकर आना है, ताकि इंटरव्यू में जाने का मौका मिले। इंटरव्यू में आप मिनिमम मान के चलिए कि 40-50 नंबर आप खींच लेंगे। ठीक है, ऐसा करके तो सारा सिलेक्शन जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, 1400 नंबर के मेंस के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, अब 1400 नंबर के मेंस में एक बार जब नौकरी लग जाएगी और जब आप पोस्ट में पहुंच जाएंगे, तब ये कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में 1400 में से 700 लेकर आए थे। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि पेपर नंबर 4 में मैथ्स है। ठीक है, कितने नंबर का, 50 नंबर का। ठीक है, तो वहां पर कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि आपको मैथ्स आता था कि नहीं आता था। ठीक है, आपने आईआर ज्यादा अच्छे से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ठीक है, मतलब आपके ओवरऑल मार्क्स मैटर करेंगे, ना कि पर्टिकुलर या फिर इंडिविजुअल कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट नहीं आता है तो मैं ये कैसे करूंगा। ठीक है, अब 1400 में मैथ्स मात्र कितने का है, 50 नंबर। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप अपने लिए ये सोच के चल रहे हैं मेरा ये सब्जेक्ट खराब है, तो 1400 में अगर 50 नंबर साइड भी कर दें, ठीक है, तो आपके हाथ में कितना नंबर है, 1350 नंबर। ठीक है, और 1350 नंबर इनफ है। ठीक है, समझ पा रहे हो इस पॉइंट को। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ जगह पे चीजें उल्टी भी होगी। कैसे उल्टी होगी, जैसे कि जब आप प्रीलिम्स को देखेंगे तो प्रीलिम्स का एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटी। ठीक है, जो शुरू करेंगे थोड़ी देर में। अब वो प्रीलिम्स के लिए बहुत मैटर है। जब आपको प्रीलिम्स के समय पे 100 में से 55 क्वेश्चन बनाने हैं और 6-7 क्वेश्चन पॉलिटी के आने हैं, इसका मतलब यह है कि बिना पॉलिटी पढ़े आप क्या नहीं निकाल सकते, प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऐसा हाल है। लेकिन उसी प्रीलिम्स को यहां पर देखिए मेंस में कहां पर आएगा, ये पॉलिटी प्लस पब एड 50 नंबर। अब उसमें से पब एड के 25 नंबर घटा दो तो पॉलिटी नाम मात्रा का कितने का रह गया, 25 नंबर। 1400 के पेपर में नाम मात्रा का पॉलिटी 25 नंबर। ठीक है, तो जब आप चीजों को एनालिसिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा कि इंडिविजुअल कोई भी एक सब्जेक्ट मैटर करता ही नहीं है, किस चीज के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, एक कमजोर है तो दूसरे को अच्छा करो, दूसरा कमजोर है तो तीसरे को अच्छा करो। सिर्फ एक और दो सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा या सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा दोनों ही स्टेटमेंट गलत होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हाल रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको ये टोटल 1400 नंबर आपके दिमाग में होने चाहिए, और कैसे उस 1400 में आपको 650 या 700 या 750 उसको लेकर आना है, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से कौन सा पेपर आपका अच्छा गया, कौन सा खराब गया, टोटल जुड़ेगा और टोटल नंबर से ही मतलब रहेगा। ठीक है, और एक टाइम के बाद, सिलेक्शन के बाद, ना तो लोगों को नंबर मतलब रहेगा उस चीज से कि आपने क्या पढ़कर बनाया, और एक टाइम के बाद आपको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से कि आपने किस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा करने से बनाया। ठीक है, एट द एंड सवाल ये रहेगा कि 1400 में 1400 में मैंने 700 लाए, इंटरव्यू में मैंने 40-50 नंबर खींचे, ओवरऑल 750 हुए, मैं टॉप 10 में आया, बस बात खत्म। ठीक है, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहले चीज, अगर अभी तक आपके दिमाग में पहले से होगा कि एक कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपकी जिंदगी बिगाड़ सकता है या जिंदगी बना सकता है, वो दोनों ही स्टेटमेंट गलत होने वाले हैं। ठीक है, उस बात को क्लियर रखिएगा। दूसरा चीज, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में अभी तक इस पूरे नंबर एनालिसिस को देख के क्या समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेंस। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि मेंस के बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते जब तक कि आपका क्या क्लियर ना हो जाए, थोड़ा सा प्रीलिम्स के नॉर्मल या फिर बेसिक जीएस या जीके टाइप की जो चीजें हैं वो क्लियर ना हो जाए, तब तक मेंस में रिटन प्रैक्टिस जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही करेगा कि मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस से पहले क्या करना है, प्रीलिम्स निकालना है, तो वो एक मजबूरी हो जाती है कि पहले आपको क्या, किधर जाओगे, प्रीलिम्स के तरफ ही जाओगे। ठीक है, लेकिन जब एक टाइम के बाद जब प्रीलिम्स खत्म कर लोगे, तब कहीं ना कहीं लगेगा कि मैटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मेंस मैटर करता है, ना तो प्रीलिम्स मैटर कर रहा है, ना इंटरव्यू मैटर कर रहा है। 4 दिन अगर आपने कंटिन्यू 6-6 घंटे लिख दिए अच्छे से और आपने चीजों को सही से एक्सप्लेन कर दिया,
तो उसके बाद बाकी और कोई भी चीजें जो आपके लिए मैटर नहीं करेगी। ठीक है। अब बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें से ऐसे लगेंगे कि अब बहुत लेंदी है, लेकिन उसके बाद भी उसका जब नंबर वेटेज आप निकालने जाओगे तो आपको कम लगेगा। ठीक है, कि पॉलिटी इतना लंबा चौड़ा पॉलिटी, और मेंस में वही नाम मात्र का 25 नंबर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास वो भी लंबा चौड़ा, लेकिन नाम मात्र का 75 नंबर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको लगेगी कि ये डिटेल्ड में है, फॉर्म में है, लेकिन ओवरऑल जब उसका नंबर देखोगे तो वो कम ही लगेगा। ठीक है, और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा सा जब और एनालिसिस करते जाओगे तब कुछ और चीजें समझ में आएगी, जैसे कि लैंग्वेज में लोगों को ज्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, किसमें? लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर उसने दो पर्यायवाची पूछा है और आपने दो पर्यायवाची लिख दिया तो आपको दो में दो नंबर मिलेगा। ठीक है, और लिखना भी कम रहता है, दो शब्द लिखने हैं और उसमें कितना मिल गया? 2 नंबर। वही चीज अगर थ्योरी वाला पेपर है तो पूरा 4 लाइन लिखोगे तब भी वो कितना देगा? 1 या फिर 1.5 नंबर। कभी भी वो आपको 2 में 2 नहीं देने वाला, 4 में 4 नहीं देने वाला, 8 में 8 नहीं देने वाला, 10 में 10 नहीं मिलने वाला, 15 में 15 नहीं मिलने वाला। ठीक है, थ्योरी के जितने पेपर होंगे उनमें से किसी में भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने से रहे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सातों पेपर में से यह भी छांटना जरूरी हो जाता है कि किसमें ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपको इतिहास और पॉलिटी पसंद है, और इतिहास और पॉलिटी किसमें है? पेपर नंबर 3 में है। ठीक है, अब कुछ साल के पेपर के एनालिसिस करने के बाद अगर आपको ये समझ में आया कि जो चेकर है वो नंबर दे ही नहीं रहे, किसमें? पेपर नंबर 3 में। ठीक है, और अगर आप इस जिद पे अड़े हुए हो, ठीक है, कि मैं पेपर नंबर 3 में ही नंबर लेकर आऊंगा, ठीक है, तो वो आपकी गलती है। आपको एनालिसिस पैटर्न पे ही जाना पड़ेगा कि जिधर नंबर आने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि मैथ्स के बारे में सुने होगे। ठीक है, कि मैथ्स में अगर आपने बनाया है तो उसमें पूरा में पूरा नंबर मिलता है, लैंग्वेज में पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, इसी टाइप से एसे में भी अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, एसे पहला नंबर, पहला अच्छा स्कोरिंग पेपर रहता है लैंग्वेज का, और दूसरा अच्छा स्कोरिंग पेपर रहता है एसे का। ठीक है, दोनों ही पेपर ऐसे हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप लाना चाह रहे हो तो 200 में 130 140 भी आपको मिलेगा। बस आप खुद चाह रहे हो कि मैं लेकर आऊंगा ही। ठीक है, अगर आपके मन में है कि मैं लेकर आऊंगा एसे में 140, तो आपको 140 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके मन में लैंग्वेज के बारे में है कि मुझे कैसे भी करके लैंग्वेज में 130 नंबर लाना है, तो आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन यही बात जो है उल्टा हो जाता है पेपर नंबर 7 के लिए। अगर आपके दिमाग में है कि मैं 200 में 100 नंबर ले आऊंगा पेपर 7 में, तो आप कितना भी चाह लो नहीं ला पाओगे। ठीक है, कितना भी चाह लो आप नहीं ला पाओगे। क्यों? रीजन, क्योंकि वहां पर क्या मिलेंगे आपको? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। क्या मिलेगा? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, जिसमें आप कितना भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं आपको एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट के बाद वो चीजें लगेगी कि नहीं यार, इस वाले पेपर को छोड़ देना चाहिए, ये मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, मेरी एफिशिएंसी बर्बाद कर रही है, और फोकस वहां पे करना चाहिए जहां पे ज्यादा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो मैटर ये नहीं कर रहा है कि आप कितना पढ़ेंगे, मैटर ये भी कर रहा है कि आप किस डायरेक्शन पे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जस्ट अ सिलेबस खत्म होना यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, उस सिलेबस में कौन से पेपर में आपकी कितनी डेप्थ रही वो भी मैटर करेगा, कि आपके एनालिसिस मैटर करेंगे, कि आप अपनी जिद को साइड रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो, आप एनालिसिस की तरफ से जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी को साबित नहीं करना है कि मुझे इतिहासकार पढ़ना है, बनना है। ठीक है, मुझे इतिहास की हर घटनाएं एकदम एज इट इज डेट टू डेट याद है, बाबर इस टाइम पे आया, 4 लड़ाई लड़ा, ठीक है, उसका घोड़ा इतना बड़ा था, ठीक है, इतनी लंबाई थी, इतना वो जंप कर सकता था। ठीक है, देखे होगे ना कई लोगों को। ठीक है, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में घुसते जाते हैं, किसी एक आध सब्जेक्ट पे लगाव होते जाता है, और वही लगाव जो है वो आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें क्या बन जाया रहता है? इंटरेस्ट बन जाया रहता है। लेकिन वो सब्जेक्ट आपको नंबर दिलाएगा ये जरूरी थोड़ी है। ठीक है, वो तो समझ में आएगा जब पिछले 5-6 टॉपर्स के कॉपी निकाल के देखोगे कि हाँ उनको उसने टॉप तो किया, लेकिन उसके बाद भी उसके पेपर नंबर 3 में ज्यादा नंबर नहीं थे।
तब वो चीजें समझ में आएगी कि हाँ भैया चीजें देखने में बहुत अच्छा फैसिनेटिंग है कि पेपर नंबर 3 में पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सीजी हिस्ट्री है, लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं लोगों के, टॉपर के नहीं आए। ठीक है, तो मैं क्यों प्रयास करूं बिना मतलब का। ठीक है, अब जब वही चीज यहाँ पे देखोगे कि ऐसे में लोगों को नंबर मिल रहा है, लैंग्वेज में नंबर मिल रहा है, पेपर नंबर 4 में नंबर मिल रहा है, तब आपको खुद ऑटोमेटिक लगेगा कि हाँ जहां जहां पर नंबर मिल रहा है वहां वहां पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक टाइम पे मैटर करेगा। तो सिर्फ पढ़ना या फिर सिलेबस खत्म करना या फिर अपने पसंद के लिए पढ़ना, उससे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। पेपर 7 जो अभी के डेट में सबसे ज्यादा आउट ऑफ पैटर्न में चल रहा है वो है पेपर नंबर 7। ठीक है, एक और उल्टा चीज, एक टाइम था जब पेपर नंबर 4 में लोगों को भर भर के नंबर मिलते थे। ठीक है, मतलब वो भी एक ऐसा पेपर था जिसमें लोग 140, 130, 100, 150 तक लाए हैं लोग कुछ साल पहले तक। ठीक है, लेकिन वही पेपर जो है अब ऐसा है कि लोग पास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको पासिंग कितना चाहिए, तो आपके पासिंग के लिए चाहिए 46 नंबर अगर आप क्या हैं, ST SC या फिर OBC हैं 200 में, और आपको चाहिए 66 नंबर अगर आप क्या हैं, जनरल हैं। ठीक है, पिछले साल बहुत सारे लोगों के पेपर नंबर 4 पास नहीं हो पाए, 200 में कितने नहीं ले पाए, 66 नहीं ला पाए। ठीक है, तो एक वो भी स्थिति बनी हुई है कि पेपर नंबर 4 भी जो है अब आउट ऑफ फॉर्मेट तो नहीं हो रहा है, उसने थोड़ा सा, जैसे कि पेपर नंबर 4 में अगर उसने साइंस के 75 नंबर बोले हैं और 75 नंबर में तीनों हैं, मतलब कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, तो जब सिलेबस को खोल के देखोगे तो उसने क्या लिखा है, 10वीं स्तर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब उसने क्वेश्चन कौन से डाल दिए, 11वीं के या फिर 12वीं के क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, इस टाइप की कुछ चीजें। अब इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों है कितने नंबर में, 75 नंबर में। ठीक है, तो वो पहले क्या करते थे कि इन्वायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे, 50 नंबर, और 25 नंबर किसके डाल देते थे, टेक्नोलॉजी के। ठीक है, अब उसने उसको उल्टा पलट दिया, अब टेक्नोलॉजी से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, एनवायरमेंट से नाम मात्र के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी पहले वो क्या पूछता था, कंप्यूटर साइंस, अब क्या पूछने लगा, पूरा एकदम करंट की टेक्नोलॉजी, मतलब इसरो के रिसेंटली कोई प्रोग्राम पूछ दिए, DRDO का कोई मिसाइल प्रोग्राम पूछ दिया। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में पूछ दिया, क्लाउड कंप्यूटर के बारे में पूछ दिया, या फिर सुपर कंप्यूटर के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, AI के बारे में। ठीक है, इस टाइप की चीजें पूछ दी। अब वो आपके सिलेबस में तो लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है साफ साफ, उसने सिर्फ क्या बोला है, ICT बोला हुआ है, लेकिन वो पूछ किसको रहा है, करंट अफेयर को। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें से कुछ ऐसे भी दिखेंगे जो आपको देखने को तो नहीं मिल रहा है कि सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें वेटेज किसका है, करंट अफेयर का वेटेज है। ठीक है, और वो पैटर्न धीरे धीरे चेंज होते जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सिर्फ पुराने पेपर के एनालिसिस करके आप ये नहीं बता सकते कि अगला पेपर कैसा बनने वाला है। ठीक है, रुक जाएगा, भले ही उसने टोटल कितना भी ला लिया, हर पेपर में मिनिमम एक लेकर आना ही है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी का आपका ही मान लीजिए कि आपने 1400 में 800 लेकर आ गए, लेकिन उसमें से एक पेपर ऐसा है जिसमें आप 66 नहीं ला पाए। ठीक है, तो आपके उस 800 लाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब कट ऑफ तो पार करना ही रहेगा, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन हर पेपर का जो एक मिनिमम है, ST SC के लिए, OBC के लिए 46 और जनरल के लिए कितना, 66, वो भी है। ठीक है, मतलब हर पेपर का एक अपना एक पासिंग लेवल है, और पासिंग लेवल के बाद कट ऑफ है। ठीक है, इस टाइप की चीजें। ठीक है, चलिए। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? तीनों ही क्लास में यही तो नहीं हो गया ना आज? हाँ, चलिए ठीक है। स्टार्ट करें फिर सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी ऐसा है कि बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके ही समझ में आएगी आप लोगों को जब आप पढ़ते जाएंगे। और
प्रैक्टिस सेट बनाएंगे या फिर टेस्ट पेपर ज्वाइन करेंगे, पुराने पेपर को पलटेंगे, तब उसमें कुछ चीज़ें समझ में आएगी, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ देना है, ठीक है, किसकी तरफ मेहनत करनी है, वो सब टाइम के हिसाब से अपडेट होते चल जाएगा, ठीक है। हम्म, अब यहाँ से अगर मैं अभी जो शुरू करने वाले हैं उसके बारे में बात करूं, पॉलिटी, ठीक है। तो अब पॉलिटी में वो सबसे ज्यादा काम का है कहाँ पर, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में आपके काम आएगा और हर जगह पे काम आएगा, ठीक है। मतलब कई बार ऐसे रहती है कि आपको सिर्फ एक ही पेपर नहीं देना है, इसके साथ साथ में और भी कुछ पेपर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, कि व्यापम के कोई पेपर दे दिए, एसएससी के कोई पेपर दे दिए, ठीक है। इस टाइप से आप कितनी भी कुछ भी पेपर लेकर चले, उसमें कुछ कोर सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे ही जो आपको पढ़ने ही हैं। हिस्ट्री आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है, ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, पॉलिटी मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा और साइंस और टेक्नोलॉजी मिलेगा। आप कोई सा भी एग्जाम पकड़ लीजिए, सवाल सिर्फ सीजीपीएससी का नहीं है, कोई सा भी, ठीक है। मतलब यहाँ का पीएससी दीजिए, कहीं और दूसरे जगह का पीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई सा भी, ठीक है। अगर उसमें जीएस है तो इसका मतलब ये है कि ये कोर सब्जेक्ट आपके रेडी करने ही पड़ेंगे, ठीक है। भले ही अब उसको देखने से क्या लग रहा है कि पॉलिटी सीजीपीएससी में कहां पर काम का है, प्रीलिम्स में ज्यादा काम का है और मेंस में बिल्कुल भी काम का नहीं है। इतना काम का नहीं है कि अगर आपने प्रीलिम्स में उसको अच्छे से पढ़ा है तो बिना कुछ भी पढ़े आप बस चुपचाप जाके बैठ जाओ, किसमें, मेंस के पेपर में, ठीक है। अब मेंस के पेपर में आपको इन सभी पेपर में से दो दो में छांटना भी पड़ेगा। कैसे छांटना पड़ेगा, अब पहले दिन आपने दो पेपर दिए, कौन कौन से, लैंग्वेज और एसे के, ठीक है। अब दूसरे दिन आपको फिर से दो पेपर देना है, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर आप, ये पेपर हो गया मान लीजिए कि 9 से 12 के बीच में, ठीक है, और ये पेपर हो गया 2 से 5 के बीच में, ठीक है। तो 6 बजे से लेकर दूसरे दिन के 9 बजे तक का ही टाइम है आपके पास, और उसमें से आपको इसको भी रिवाइज करना है और आज को इसको भी रिवाइज करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पेपर, कौन सा, पेपर नंबर 4। दो रीजन से, ठीक है। पहला रीजन कि अगर वो पेपर आपसे बनता है तो उसमें नंबर मिलेगा, और पेपर नंबर 3 में आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन इसलिए भी हो सकता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर सीजी ज्योग्राफी, इस सब को आप रात भर में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसमें पॉसिबिलिटी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट आप रिवाइज कर लो, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले देख लो, ठीक है। तीसरा रीजन कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप साल भर पढ़ेंगे, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो कहीं ना कहीं उसको छोड़कर जाया जा सकता है कि चलिए इसको कम से कम प्रीलिम्स में कुछ तो पढ़े हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, जिसको आप साल भर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों चीजें उल्टी होने वाली है। जिस चीज को आप साल भर पढ़ेंगे, क्या मानकर कि इसको हम किस लिए तैयार कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, उसी चीज को आप छोड़ोगे किसके लिए, मेंस के लिए। दो रीजन से, पहला रीजन कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये आएगा कि जिस चीज को आपने साल भर पढ़ा है उसको छोड़ा जा सकता है, और जिसको कम पढ़ा है उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फिलॉसफी आप साल भर नहीं पढ़ने वाले, सोशियोलॉजी आप साल भर नहीं पढ़ने वाले, इंटरनेशनल रिलेशन आप साल भर नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो मेंस के टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी से लेकर प्रीलिम्स तक कुछ ये सब्जेक्ट आप ज्यादा पढ़ोगे, कौन कौन से वाले, ये वाले, ठीक है। इंडिया की तरफ से ये 5 सब्जेक्ट, और छत्तीसगढ़ का पूरा, उसमें भी छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे, करंट, बजट, डेटा, ठीक है, कल्चर वगैरह, ये सारा चीज। इसका मतलब ये है कि इतने सारे सब्जेक्ट आपके साल भर रिपीट होने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट जो आपको नहीं दिखेंगे वो सीधा आपको मेंस के टाइम पे ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया, भारत सरकार की तरफ से बनाए हुए कानून, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर फॉरेन रिलेशन, एजुकेशन सिस्टम,
फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पब एड, एसे, लैंग्वेज, ये सब आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे? मेंस की तरफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो आपके पास टाइम रहेगा कि फरवरी में अगर आपका प्रीलिम्स होता है फरवरी के सेकंड संडे को, और मान के चलिए कि जून के सेकंड संडे पे आपको मेंस का पेपर है, तो आपका फोकस हर उस सब्जेक्ट पे कम रहेगा जिसको आपने कब तक पढ़ रहे थे? फरवरी तक पढ़ रहे थे। और उस 3 महीने के बीच में उस सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ किसके लायक है? मेंस के लायक है, उसके ऊपर। ठीक है, तो उसको भी छांटना पड़ेगा धीरे धीरे आपको। ठीक, चलो बाकी फिर टाइम के हिसाब से देखते जाएंगे, जब जब जो चीज जैसी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए नोट्स और बुकलेट को लेकर देख लेते हैं चीजों को। मेरे तरफ से एक सजेशन कि नोट्स और बुक दोनों में से आपको क्या उठाना है। ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ठीक है, और बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी रहेगा। ठीक है, बहुत लोगों के मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि पॉलिटी का एक बुक पढ़ लिए तो फिर से और कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, या फिर और कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो अपने दिमाग में पहला चीज फिट बैठाइए कि आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़ेंगे। ठीक है, ये मान के चलिए कि मेरा जो होना रहेगा तो होगा, नहीं होना रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज पढ़ूंगा, मुझे 10 ठोक चीजों को नहीं पढ़ना। ठीक है, किस कारण से नहीं पढ़ना है? क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, उस सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि इतने सब्जेक्ट, 22 सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने दिमाग में अभी से ये बैठाइए कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करनी है, आपको हर उस सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ना है जितना वो आपके एग्जाम निकालने में मदद कर दे। ठीक है, इसी कारण से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना बुक फॉलो करना है? एक बुक। ठीक है, अब समस्या क्या रहती है? स्टार्टिंग में दो पैटर्न है। ठीक है, जैसे कि जनरली ये रहता है कि स्टार्टिंग में कोचिंग मटेरियल पकड़ा जाए। ठीक है, या फिर कुछ पुराने सीनियर्स के नोट्स मिल जाए, या फिर क्लासरूम नोट्स मिल जाए, वो पढ़ लो। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे जब आप खुद एग्जाम देने जाएंगे तब फिर ऐसा कैसा लगेगा कि इतने से तो काम नहीं चल पा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, फिर आप अपना मटेरियल चेंज करेंगे, फिर कुछ एग्जाम पैटर्न चेंज होगा तो फिर कुछ और मटेरियल चेंज करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप ऐसा समझिए कि अगर आपको एक ही बुक पढ़ना हो और एक ही बुक को अगर आप 10 बार पढ़ लिए तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 10 बुक को अगर आप एक एक बार पढ़ेंगे तो वो याद नहीं होगा, भले वो चीजें रहेगी वही, लेकिन आपको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत मैटर करेगा कि आप बुक कौन सा उठा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से छांट के उठाना जो भी बुक आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बुक जो कुछ भी लेंगे उसको एक स्टैंडर्ड का बुक मान के चलिएगा, उसी पे ही आपको बेस रहना है। भले ही आपको कुछ चीजें ऐसी लगती है कि इसमें ये वाला चैप्टर छूट गया, लाके जोड़ लो, 4 लाइन लिख के जोड़ लो उसमें, लेकिन बुक चेंज नहीं करना है कभी भी। ठीक है, क्लियर है बात? कभी भी एक सिंगल बुक चेंज नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीजें जो और आपको डिस्टर्ब करेगी, अभी आप शुरू कर रहे हैं, 4 लोग और मिलेंगे आपको, ठीक है, दोस्ती यारी में, फिर वो 4 लोग 4 तरह की ज्ञान देंगे कि नहीं ये वाला ज्यादा अच्छा है, इसको कर लो। ठीक है, उधर नहीं जाना है। जो भी चीज आप अपने माइंडसेट में एक एक करके चीजों को क्लियर करते जाएंगे, अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग या फिर जिससे भी आप पूछ कर करेंगे, उसी चीज पर आप खड़े रहिएगा कि हाँ मुझे बस यही करना है, ऐसा करके। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बुक और नोट्स। ठीक है, समझिए होगा उस बात को। अगर आपकी इच्छा शक्ति इतनी अच्छी है कि आपको ये लगता है कि किसी चीज पर नोट्स बनाना शुरू किए और आप बनाओगे उसको जब तक कि वो खत्म नहीं कर लेते, तो बहुत अच्छा चीज है क्या? नोट्स। ठीक है, लेकिन आपकी अगर हैबिट खराब है कि अगर आपने नोट्स बनाना शुरू तो करते हैं लेकिन क्या नहीं कर पाते हो? कंप्लीट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ज्यादा बेटर क्या है? बुक। ठीक है, नोट्स और बुक में सबसे बेस्ट चीज है नोट्स, इस कारण से क्योंकि वो हैंड रिटन रहता है, चीजें हैंड रिटन रहती है, आप ही लिखे रहते हो, तो उसकी जो कैप्चर कैपेसिटी है आपके ब्रेन में जाने की, वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। किसके कंपैरिजन में? बुक के कंपैरिजन में।
तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि नोट्स ज्यादा मैटर करेगा किसके कंपैरिजन में, बुक के कंपैरिजन में। और सीजीपीएससी के एग्जाम में वो इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि ये 1400 नंबर का पेपर आपको गोला नहीं भरना है, आपको क्या करना पड़ेगा, लिख के लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एट द एंड अगर आपको लाइफ में वही करना ही है, लिखना ही है, तो शुरू से लिखना शुरू करो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, बिना लिखे आपका काम चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। ठीक है, मतलब ये कोई व्यापम या फिर एसएससी बैंकिंग रेलवे वाला एग्जाम है नहीं, सिर्फ 2 एग्जाम को छोड़ के जितने भी स्टेट सर्विस के एग्जाम होते हैं और यूपीएससी के एग्जाम है, आपकी मजबूरी है कि आप एक ऐसे एग्जाम पैटर्न को सिलेक्ट कर रहे हो जहां पे आपको हाथ दर्द करवाना ही पड़ेगा अपना। ठीक है, तो जब पता है कि एक एक दिन में 6-6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, वो भी इतने स्पीड से कि कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो लिखो, क्या दिक्कत है। ठीक है, समझ पा रहे हो। बुक को किसके लिए रहने दो, रेफरेंस के लिए रहने दो। ठीक है, लेकिन बुक जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बुक जरूरी नहीं है, बुक बहुत जरूरी है आपके रेफरेंस के लिए, लेकिन वो एक ही बुक होना चाहिए। नोट्स इसलिए जरूरी है ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस अभी से होते रहे। ठीक है, अगर आपने दिमाग में ये रखा हुआ है कि अरे यार अभी तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स तो गोला भरो वाला काम है, तो अभी बस पढ़ लेते हैं, जब मेंस आएगा तो देखेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे देखेंगे वाली चीजें में 3 महीने तक आपके पास इतना कुछ देखने को हो जाएगा कि आप कुछ नहीं देख पाओगे। ठीक है, 3 महीने में इतना ज्यादा बर्डन आएगा कि आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो ज्यादा बेटर क्या है कि साल भर में कुछ चीजों को अभी से निपटा के रख दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप अभी पॉलिटी शुरू करेंगे तो क्या ही दिक्कत है, वही पॉलिटी के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी दिखेगा, वही पॉलिटी के क्वेश्चन मेंस में आपको रिटर्न के फॉर्मेट में भी दिखेगा। ठीक है, तो चीजें रहती ही सेम है, एक जगह बस उसको गोला भरना है, एक जगह एग्जामिनर को लिख के दिखाना है, बस उतना ही अंतर है। तो ज्यादा बेटर कौन सा है कि पहले उसको लिख ही लिया जाए, गोला तो वैसे भी भरा जाएगा। ठीक है, और ज्यादा दोनों में से ज्यादा टफ काम कौन सा है, लिखने वाला काम। किस कारण से, क्योंकि ऑप्शन आपके दिमाग के सामने नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी चीज को पढ़ा है और 4 ऑप्शन है आपके पास, एग्जैक्टली नहीं भी याद आ रहा है, तो चारों में देख के दिमाग जो है वो गेस कर लेता है कि ये वाला तो आंसर है, ऐसा करके। लेकिन अगर आपको लिखने को दे दिया जाए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को आर्टिकल सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, अब आपको ना तो आर्टिकल याद आ रहा है, ना तो ये याद आ रहा है कि राष्ट्रपति के पास कितना क्षमादान शक्ति रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा टफ क्या होगा, लिखने वाला पार्ट। देख के 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करने वाला पार्ट तो आप वैसे भी कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला काम कीजिए, पहला वाला काम जो है वो क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, खास तौर पे उस सब्जेक्ट के लिए जो दोनों जगह पे है। अगर पॉलिटी प्री में भी है और पॉलिटी मेंस भी है, तो पॉलिटी को प्री के हिसाब से क्यों पढ़ना, सीधा किसके हिसाब से पढ़ो, मेंस के हिसाब से पढ़ लो, और फिर उसमें एमसीक्यू के पैटर्न या फिर प्रैक्टिस कर लो, हो गया प्रीलिम्स खत्म। समझ पाए इस बात को। अगर कोई सब्जेक्ट दोनों जगह पे है तो उसको सीधा किसके लिए रेडी करना है, मेंस के लिए रेडी करना है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा ये सारी बातों को। नोट्स बनाना तभी है, बहुत अच्छी चीज है, नोट्स बनाइएगा, क्लास नोट्स तो ऑब्वियसली बनाइएगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा दिमाग में रहता है। कौन सा वाला, क्लास नोट्स वाला। ठीक है, क्लास नोट्स बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि उस नोट्स को कंप्लीट करें। ठीक है, और बुक सेलेक्ट तो करना ही है, लेकिन एक बुक सेलेक्ट करना है, 10 बुक जो है आपको नहीं लेनी है, एक ही बुक पे आपको टिके रहना है कि मुझे एनी हाउ वही पढ़ना है, लिखने की प्रैक्टिस डालनी है। और हर वो सब्जेक्ट जिसको देख देख के आपको ऐसा धीरे धीरे लगते जाएगा कि यार यही सेम चीज मुझे मेंस पे भी दिख रही है, वही सेम चीज मुझे प्री में भी दिख रही है, तो ज्यादा बेटर क्या है कि सीधा पहले कहाँ से शुरू किया जाए, मेंस से शुरू किया जाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है ऐसा करके। ठीक है, लेकिन 4 दिन बाद आप उस चीज से यूज टू हो जाओगे। ठीक है, कि हाँ मेरा प्रीलिम्स तो रेडी हो ही रहा है, लेकिन साथ में और भी क्या रेडी हो जा रहा है, मेंस भी रेडी हो जा रहा है। ठीक है, और वो 7 पेपर में से जितने पेपर आपके कवर होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होते चले जाएगा। ठीक है, जब तक अपने दिमाग में ये रखोगे कि अभी तो मैं प्रीलिम्स का पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बोझ रहेगा कि अभी तो 1400 नंबर पढ़ना बाकी है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे टिक लगाते चले जाएंगे कि जैसे कि पॉलिटी हो गया, तो चलिए यार पॉलिटी जो है प्रीलिम्स के लिए भी हो गया, मेंस के लिए भी कुछ पॉलिटी जो हो गया। ठीक है, तो 1400 नंबर में कुछ तो हो गया, 25-50 नंबर। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो दिमाग को धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स करते जाएगी। ठीक है, और देखोगे, कैसे देखोगे,
जैसे कि मान लीजिए कि 25 नंबर यहां पर से उठा लीजिए, इंडियन हिस्ट्री का 75 नंबर कॉमन है दोनों जगह, सीजी हिस्ट्री आपको दोनों जगह पढ़नी है, ठीक है। अब फिर इधर से इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है वो आपको दोनों जगह के लिए पढ़ना है। ये पूरा का पूरा पेपर 5 मतलब कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी प्री में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, ठीक है, पर्यटन वगैरह, ये 75 नंबर यहाँ पे भी पढ़ना है, वहां पे भी पढ़ना है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे निकल के आएंगे जो आपको प्री में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, ठीक है। तो 1400 में कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि 400 या फिर 500 तक, ठीक है, 500 तक चीजें आपको ऐसे कॉमन फैक्टर में मिलेगी कि इसको हम प्री में भी पढ़ सकते हैं, मेंस में भी पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा बेटर क्या हो जाएगा, मेंस के लिए पढ़े, ठीक है। सीधा सीधा नोट्स बनाना शुरू कीजिए, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़िए, प्रीलिम्स के पढ़ते साथ साथ मेंस के भी पीवाईक्यू उठा के ले रख लीजिए कि 5 साल में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। सभी को न मत देखिए, जो सब्जेक्ट क्लासरूम में चल रहा है बस उसी उसी को देखते चाहिए, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपने पढ़ लिए तो उसी के ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन जाके देख लिए, उसी के ही मेंस के क्वेश्चन जाके देख लिए, ठीक है। इस टाइप से किसी एक को टारगेट ना करके दोनों को एक साथ टारगेट करना है, ठीक है। चल, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, दूसरा सिलेबस खत्म होगा, सिलेबस खत्म होगा तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, जितना ज्यादा सिलेबस खत्म होते जाएगा उतना ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ठीक है। ये मान के चलिए कि 4 दिन बाद आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर सिलेबस लेंदी आ जा रहा है, ठीक है। बहुत लोग का रहता है ना कि 4 दिन बाद चीजें समझ में नहीं आ रही, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। मोटिवेशन 4 दिन बाद आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा, ना तो आप खुद को मोटिवेट करने में टाइम बर्बाद कीजिए, ठीक है। चीजों को सोचने में ज्यादा समय लगता है बजाय उसको करने में, ठीक है। और कर लेंगे तो वही चीज जो है वो आगे आने वाले पार्ट को करने के लिए क्या देता है, मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो यहां पर का सबसे अच्छा मोटिवेशन है सिलेबस को खत्म करना, और सिलेबस अगर खत्म हो गया है तो उसी सिलेबस को वापस से रिपीट करना शुरू करना, मतलब कि रिवीजन शुरू करना, ठीक। कॉपी वॉपी लाए हैं क्या आज, ठीक है, कॉपी लेकर आए हैं, ठीक है, कॉपी लेकर आइएगा। बुक और नोट्स में बुक, कुछ बुक जो है मैं बताऊंगा, बुक से ज्यादा आपको एमसीक्यू वगैरह के बुक लेने रहेंगे, एक तो वो लेना रहेगा। नोट्स आपको क्लासरूम में बनाते हुए चलना है, ज्यादा बेटर रहेगा आप नोट्स बनाओ, इसलिए एक अच्छी सी कॉपी लेकर आइएगा। कॉपी जो है वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली लेकर आइएगा, ठीक है। रीजन रीजन उसके पीछे का ये रहता है कि आप क्लासरूम में कितना भी पढ़ लें, ठीक है, मैं आपको कितना भी पढ़ा लूं, 4 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कुछ तो छूट गया था, ठीक है। जब आप नए टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो उसको जो है वो ऐड ऑन करने में क्या होता है, मदद करता है, ठीक है। तो एक कॉपी परमानेंट रखिए, हर सब्जेक्ट का अलग अलग इंडिविजुअल, एक एक बुक जो हर टीचर अपने हिसाब से आपको रिफर करेंगे उसके हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। कॉपी स्पाइरल में बनाइएगा, और लैंडस्केप पे लीजिए, ये वाले पैटर्न में लीजिए जैसा आपने रखा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले जो मेंस के आंसर फॉर्मेट है वो ऐसे आते थे, ठीक है। मेंस लिखने की जो कॉपी मिलती थी वो ऐसे में मिलती थी लैंडस्केप में, ठीक है। लेकिन अब पिछले साल से क्या हो गया, आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे नॉर्मली आपका कॉपी रहता है, और वो ब्लैंक पेज नहीं रहेगा, वो जो है वो लाइन वाली पेज रहेगी, ठीक है। तो स्पाइरल वाली कॉपी लीजिए और लाइन वाले में लिखिए, ठीक है। अगर आपकी हैबिट है कि जैसे कि अगर कई लोगों को ये रहता है कि ब्लैंक कॉपी में लिखने में मजा आ रहा है ऐसा करके, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एग्जाम में आपको मिलेगा क्या, लाइन वाली कॉपी, ठीक है। तो ज्यादा बेटर है जो सीधा एग्जाम में लिखना है उसी पे किया जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है उससे, ठीक। चलो शुरू करें फिर, ठीक है, टाइम तो निकल गया फिर भी मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रो दे देता हूँ, फिर उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉलिटी या फिर संविधान या फिर राज व्यवस्था, ऐसे करके 2-3 नाम मिलेंगे आपको। एक तो मिल जाएगा आपको संविधान, दूसरा मिल जाएगा राजनीति शास्त्र, और तीसरा मिल जाएगा आपको राज व्यवस्था। 3 अलग अलग शब्द या फिर नाम जो है आपको मिलेंगे, वो तीनों के मैटर अलग करेंगे, ठीक है। पहला चीज, संविधान में जैसे कि जो भारत देश है हम ऐसा मान के चल रहे हैं,
या कंट्री है उसको देश ना बोलकर क्या बोला गया है, राज्य बोला गया है। ठीक है, भारत को भारत देश ना बोल के क्या बोला गया, भारत राज्य बोला गया। ठीक है, अब पूरा का पूरा संविधान या फिर राजनीति से जुड़ी बातें शुरू ही कहां से हो रही है, राज्य नाम के चीज से। ठीक है, अब ये राज्य नाम की चीजों में क्या क्या है, तो इसमें 4 चीजें हैं। पहला है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मतलब कि एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी एक एरिया को उठा लीजिए, लेकिन वो एरिया फिक्स है ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि हर राज्य का अपना एक क्या डिसाइड होगा, एरिया जो है वो डिसाइड होगा। फिर उसी एरिया में रहने वाले कुछ लोग होंगे जिनको क्या नाम दे दिया जाएगा, जनसंख्या, पॉपुलेशन नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, और इन्हीं दोनों चीजों को चलाने के लिए बोल सकते हैं आप, या कंट्रोल करने के लिए भी बोल सकते हैं। किस किस चीज को, एरिया को ठीक से ऑपरेट करने के लिए, या फिर उस एरिया के अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए, या फिर उस जनसंख्या के लिए कुछ करने के लिए एक तीसरे कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी जिसको बोला जाएगा प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट निकल के क्या आएगा, प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और चौथा चीज जो इसमें शामिल रहेगा वह कहलाता है संप्रभुता। संप्रभुता या फिर क्या कहलाती है, सॉवरेनिटी। ठीक है, संप्रभुता या फिर सॉवरेनिटी कहलाती है। तो इन 4 चीजों को मिलाकर बोला गया है राज्य। ठीक है, तो राज्य नाम की चीज क्या है, संविधान में अगर हर जगह पे भारत को राज्य बोला गया है तो राज्य निकल किससे रहा है। ठीक है, तो पहला, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, कुछ ऐसे लोग जिनको जनसंख्या कहा जाएगा, वो निश्चित रूप से उसी एरिया में रहने वाले लोग रहेंगे। अब फिर इन्हीं दोनों चीजों को ऑपरेट करने के लिए एक प्रशासन नाम की चीज जरूरी रहेगी, और राज्य का क्या होना जरूरी है, संप्रभु या फिर सॉवरेनिटी होना जरूरी है। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या है कि इस एरिया में जिसका प्रशासन चल रहा है उसके ऊपर किसी और दूसरे देश या दूसरी कंट्री या दूसरे राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरा शब्द अल्टीमेट पावर। ठीक है, मतलब कि सर्वोच्च शक्ति उस राज्य का खुद के ही पास होगा, अपने इंटरनल मैटर पे और अपने एक्सटर्नल मैटर पे, मतलब कि आंतरिक क्षेत्रों पे भी और बाह्य क्षेत्रों पे भी इस देश के ऊपर किसी दूसरे देश का कोई और पावर नहीं चलेगा। ठीक है, उस चीज को क्या बोला गया है, संप्रभुता या फिर सॉवरेनिटी बोली गई है। अब इन 4 चीजों को मिलाकर क्या बना, राज्य बना। ठीक है, इन्हीं 4 चीजों को आपको क्या बोलना है, राज्य बोलना है। ठीक है, अब इन 4 चीजों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा क्या, प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि चीजों को कैसे चलाया जाए उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर और वहां पर रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो वैसे ये था, कौन, जनसंख्या। हर देश में वहां पर रहने वाले लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्या, उनको चलाने वाली चीजें, प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये जो प्रशासन नाम की चीज है जिसको चलाया जाना है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कि प्रशासन को क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। अब उसमें से पहला पार्ट बना विधायिका, लेजिस्लेचर। प्रशासन का पहला पार्ट बना विधायिका, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन। दूसरा पार्ट बना कार्यपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तीसरा पार्ट बना न्यायपालिका, जुडिशरी। ठीक है, ऐसे करके उसको बांटा गया। किसको बांट दिए, प्रशासन को जो है 3 भाग में बांट दिए। एक कहलाया विधायिका, दूसरा कहलाया कार्यपालिका, तीसरा क्या कहलाया, न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों के नाम सुन के कुछ लग रहा है क्या कि इनमें अंतर क्या है। विधायिका जो है
वो क्या काम करेगा, विधि मतलब कि लॉ उसको बनाने का काम करेगा, ठीक है। कार्यपालिका जो है उसी विधि को क्या करवाने का काम करेगा, लागू करने का काम करेगा, एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। और ये जो है उसी विधि की क्या करने का काम करेगा, चेक करने का काम करेगा, जांच करने का काम करेगा कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के भीतर प्रशासन चलाना है, लेकिन प्रशासन को एक पार्ट ना मान के कितना पार्ट मान के चल रहे हैं, 3 पार्ट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और वो तीनों पार्ट क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि किसी एक आदमी को सारा काम नहीं दिए, काम को क्या कर दिए, बांट दिए, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये काम का जो बंटवारा है वो किस कॉन्सेप्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो आपने एक शब्द सुना होगा, उसको क्या बोला गया है, लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी, ठीक है। उसको क्या बोला गया, लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी। तो एडमिनिस्ट्रेशन का 3 बंटवारा हुआ है, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, हर उस राज्य में जहां पर क्या है, डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि डेमोक्रेसी दुनिया में कब आई, तो आपको जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर देश ने क्या अपनाया, लोकतंत्र अपनाया, ठीक है। तो भैया लोकतंत्र के पहले जो चीजें थी उसको क्या बोला जाता था, तो उसको क्या बोलते थे, राजतंत्र या फिर हायरार्की बोलते थे, ठीक है। मतलब कि जब तक लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट नहीं आया था उससे पहले जो चीजें थी वो क्या कहलाती थी, राजतंत्र कहलाती थी, ठीक है। अब ये जो सारा चीज अलग अलग पर्सन में बटा हुआ है वो पहले एक ही आदमी पे हुआ करता था, और वो कौन था, राजा, ठीक है। कि जिसका राज्य है या राज्य का जो भी प्रमुख है वही आदमी जो है नियम कानून बना रहा है, वही आदमी उसको लागू करवा रहा है, वही आदमी किसी को सजा देने का काम कर रहा है, ठीक है। अब काम तो यहाँ पे भी करना है, लेकिन उस काम को क्या कर दिए, 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिए, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों बंटवारा क्या कहलाता है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता क्या है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। कि हायरार्की या फिर राजतंत्र में जहां एक ही आदमी के पास सारा पावर होता था, अब वैसा कुछ ना रहे, ऐसा समझ के उसको क्या कर दिया गया है, 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। अगर एक ही आदमी के पास सारा चीज रहे तो उसमें दिक्कत क्या है, हाँ, क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। करप्ट नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं निरंकुश, कि मतलब किसी और दूसरे पर्सन का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारा पावर जो है एक ही आदमी के पास है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा रहेगा, कि एक ही आदमी को सारा काम करना है, ठीक है, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब इन्हीं 2 चीजों को ठीक करने के लिए कि किसी भी एक व्यक्ति के पास अल्टीमेट पावर मत रहे, ताकि कोई दूसरा आदमी दूसरे आदमी को कंट्रोल कर सके, और दूसरा पॉइंट कि काम को अगर बांट दे तो तीनों काम क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही बंटवारा करने के लिए शक्ति विभाजन के सिद्धांत के हिसाब से लोकतंत्र एक्सेप्ट जहां जहां पे किया गया वहां वहां पे प्रशासन को क्या कर दिया, से 3 भाग में बांट दिए, ठीक है। अब ये कहलाए आपके लिए क्या कहलाया, प्रशासन का अंग कहलाया, ठीक है। अब जैसे प्रशासन का बंटवारा किए वैसे ही हमने और किसका बंटवारा किया, भौगोलिक क्षेत्र का बंटवारा किया, ठीक है। अब भौगोलिक क्षेत्र का बंटवारा कैसे किया, तो उसको भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये दुनिया में आप कहीं पे भी पढ़ना शुरू करो किसी भी देश में तो आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। कि कुछ आपको केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगी, केंद्र सरकार के नीचे काम करने के लिए आपको राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आपको मिलेगा स्थानीय प्रशासन, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे क्या मिलेगा, स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ सुने हो, ठीक है। मतलब कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था, आप सारी चीजों को एक ही जगह से कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ठीक है। मतलब कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली से चल रही है तो वो दिल्ली से बैठे बैठे जो है वो पूरे भारत भर पे कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी कारण से केंद्र के नीचे क्या बनाए, राज्य बनाए, राज्य के नीचे क्या बना दिए, लोकल गवर्नमेंट बना दिए, ठीक है। इसका मतलब ये अगर 3 बंटवारा हुआ है तो वो तीनों बंटवारा जो है वो किसका देखने को मिल रहा है हमको, एरिया का बंटवारा है वो,
ठीक है, कि एरिया को क्या कर दिया गया, बांटा गया। जैसे प्रशासन को बांटे किसमें, विधायिका में, और दूसरा पार्ट किसमें, कार्यपालिका में, तीसरा पार्ट किसमें, न्यायपालिका में। वैसे ही एरिया को भी बांट दिए, किसमें किसमें, या फिर तो केंद्र सरकार होगी, या फिर राज्य सरकार होगी, या फिर क्या होगा, स्थानीय प्रशासन होगा। ठीक है, अब अगर प्रशासन के 3 पार्ट हैं तो केंद्र सरकार के प्रशासन में 3 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रशासन कितने पार्ट में चल रहा है, 3 पार्ट में। तो अगर केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार के प्रशासन के 3 पार्ट बनेंगे, राज्य सरकार है तो राज्य सरकार के प्रशासन के 3 पार्ट बनेंगे, और नाम सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, इसका नाम पहला पार्ट क्या बन जाएगा, विधायिका। ठीक है, या फिर मैं कार्यपालिका को पहले लिख ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर भी आपको मिलेगा कार्यपालिका, फिर मिलेगा आपको विधायिका, और फिर से मिलेगा क्या आपको, न्यायपालिका। कहां पर, केंद्र सरकार में। वही चीजें फिर से रिपीट हो जाएगी, किसके लिए, राज्य सरकार के लिए। कार्यपालिका मिल जाएगा, फिर विधायिका मिलेगी, ठीक है, फिर उसके बाद न्यायपालिका मिल जाएगा। अब इसमें रखना किसको किसको है, ठीक है, अब इसमें किसको रखना है, तो केंद्र सरकार की कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएंगे, तो पहले नंबर पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, प्लस प्रधानमंत्री, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद, प्लस महान्यायवादी मतलब कि अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल। इतने सारे लोगों को मिलाकर क्या बोलोगे, कार्यपालिका या फिर एग्जीक्यूटिव। कहाँ की, केंद्र सरकार की। ठीक है, दूसरा केंद्र सरकार की विधायिका, उसको एक नाम दे दिया गया है, उसको क्या बोल दिए, संसद या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, अब संसद या फिर पार्लियामेंट जो है वो दोनों के एडिशन के बराबर होगा, उसमें दोनों शामिल है, कौन कौन, लोकसभा और साथ में क्या, राज्यसभा। ठीक है, केंद्र सरकार की न्यायपालिका, उसमें एक ही शामिल है, उसमें है उच्चतम न्यायालय, मतलब कि क्या, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। राज्य सरकार की कार्यपालिका, तो राज्य सरकार की कार्यपालिका में आपको क्या क्या लेकर चलना है, तो उसमें आ जाएंगे राज्यपाल, प्लस मुख्यमंत्री, प्लस मंत्रिपरिषद, प्लस महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, इन सभी को मिलाकर राज्य तरफ की कार्यपालिका। विधायिका को बोला गया है राज्य विधानमंडल या फिर सिर्फ विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल, और विधानमंडल में दोनों शामिल है, विधानसभा प्लस विधान परिषद। ठीक है, क्या क्या, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, न्यायपालिका, यहां पर न्यायपालिका 2 पार्ट में है, एक पार्ट का नाम है उच्च न्यायालय, मतलब कि हाई कोर्ट, और उसके साथ में जिला और सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। इतने को मिलाकर क्या बनेगी, न्यायपालिका बनेगी। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके नीचे स्थानीय प्रशासन। केंद्र सरकार में प्रशासन को 3 पार्ट, तो केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका, केंद्र की न्यायपालिका। राज्य सरकार में प्रशासन के 3 पार्ट, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका। ठीक है, इस प्रकार से बटा वो। फिर उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है, उस स्थानीय प्रशासन को ऐसे डिवाइड ना करके, मतलब कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में डिवाइड ना करके, वहां पर सिर्फ उसका एक ही डिवीजन हुआ है कार्यपालिका के हिसाब से, लेकिन 2 पार्ट में। ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल की तरफ वो अलग देखने को मिलेगा, और शहरी क्षेत्रों में जो है वो अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रामीण तरफ जो है उसका नाम है पंचायती राज, नाम सुने हो, ठीक है, उसका नाम क्या है, पंचायती राज। और जो शहरी तरफ है उसका नाम है नगरीय निकाय, नगरीय निकाय। ठीक है, अर्बन बॉडी जिसको बोला जाता है। अब ये जो गांव तरफ का जो पंचायती राज है उसके 3 पार्ट कर दिए। ठीक है, तो वहां पर क्या क्या बना दिए, तो वहां पर बना दिए ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट बना दिए जनपद पंचायत,
फिर तीसरा पार्ट बना जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। शहर तरफ 3 पार्ट बना, पहला बना नगर पंचायत, दूसरा पार्ट बना नगर पालिका और तीसरा पार्ट बना नगर निगम। ठीक है, ये सब नाम सुने हुए, ये सभी क्या कहलाएंगे, अर्बन बॉडीज कहलाएंगे। ठीक है, एक फॉर्म में उसको बोलना है तो नगरीय निकाय बोला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टोटल प्रशासन जो है वो कुल मिला के 3 पार्ट बना। और पॉलिटी या फिर संविधान में ज्यादातर चीजें क्या है, प्रशासन या फिर गवर्नेंस है। ठीक है, और गवर्नेंस के कितने स्टेज बने, 3 स्टेज, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट के नाम पर। ठीक है, लेकिन पूरा ओवरऑल जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसके अलावा मतलब कि प्रशासन के अलावा 4 कुछ और चीजें भी आपको मिलेगी। फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, ठीक है, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, तो और भी कुछ चीजें हैं। लेकिन प्रशासन का अगर की पॉइंट देखोगे तो प्रशासन कितने भाग में बटा है, 3 भाग में बटा है, केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और उसमें भी उसके 3-3 पार्ट, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीनों के ही। चलो, अब इन सभी के जो है स्टेजेस अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि संविधान में अगर 22 भाग हैं तो इसके बारे में हमको कहां पे मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमको भाग नंबर 5 में। ठीक है, ये हमको कहां पे मिलेगा, तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे भाग नंबर 6 में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे भाग नंबर 9 में। ठीक है, भाग नंबर 9 में ये आपको मिल जाएगा भाग नंबर 9 के क में। ठीक है, भाग नंबर 9 के ए में। तो अलग अलग टाइप के प्रशासन के बारे में पॉलिटी में या संविधान में उसको अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये चार्ट बनाइए, डिटेल तो करेंगे बाद में, लेकिन इनिशियली आप आज घर जाके ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कि आपको ये चीजें याद हो जाए कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका का मतलब क्या है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इतने को मिलाकर क्या बोल रहे हैं, केंद्र की कार्यपालिका बोल रहे हैं। ठीक है, केंद्र की विधायिका को एक नाम दिया गया है, क्या, संसद या फिर पार्लियामेंट, और उसके अंदर 2 पार्ट है, लोकसभा प्लस साथ में राज्यसभा। ठीक है, केंद्र की न्यायपालिका का मतलब क्या निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का मतलब क्या निकलेगा, राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद प्लस एडवोकेट जनरल। ठीक है, केंद्र राज्य की विधायिका को नाम दिया गया है विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेशन, उसमें 2 पार्ट है, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य की न्यायपालिका में 2 पार्ट है, एक है उच्च न्यायालय और दूसरा कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो धीरे धीरे तो याद हो ही जाएगा, बाकी ट्राई कीजिएगा कि इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, अब हाँ हाँ लिख ले लीजिए और इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा कल, ताकि आगे जो है वो यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहां से बस एक पार्ट और समझिए कि ये जो प्रशासन नाम की चीज थी, ठीक है, ये जो प्रशासन नाम की चीज थी, उस प्रशासन को चलाने के लिए एक चीज की जरूरत रहेगी, जो क्या रहेगा, लॉ, विधि या फिर नियम कानून। ठीक है, प्रशासन किसके माध्यम से चलेगा, विधि या फिर नियम कानून के माध्यम से चलेगा। अब ये जो लॉ या फिर नियम कानून है उसके 2 पार्ट हैं, कि वो या फिर तो टेम्पररी टाइप का कुछ चीज हो सकता है या फिर परमानेंट जैसी कोई चीज हो सकती है। ठीक है, तो एक कहलाता है स्थायी विधि, ठीक है, मतलब कि परमानेंट लॉ, और दूसरा कहलाता है अस्थायी विधि। ठीक है, अस्थायी विधि, टेम्पररी लॉ। स्थायी विधि मतलब कि कुछ ऐसा नियम कानून जो एक बार बनाए थे और वो हमेशा चलते रहेगा जब तक कि देश रहेगा या फिर राज्य रहेगा। ठीक है, इस टाइप की कुछ चीजें, उसी चीज का नाम क्या है, संविधान। ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो कल भी वैसा ही था जैसा आज है। ठीक है, मतलब कि परमानेंट टाइप की चीजें, और जो टेम्पररी टाइप की चीजें हैं उसको कहा जाता है अधिनियम, या फिर इंग्लिश में नाम सुने होंगे एक्ट। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अधिनियम या फिर एक्ट।
तो प्रशासन को चलाने के लिए विधि चाहिए। विधि दो टाइप की चीजें होती है, परमानेंट भी होती है और टेम्पररी भी होती है, ठीक है। अब हमको ज्यादातर क्या पढ़ना है, पॉलिटी का मतलब कहाँ से निकलेगा, संविधान से। मतलब कि संविधान अपने आप में क्या हुआ, विधि या फिर नियम कानून हुआ। एक किस टाइप का विधि या फिर नियम कानून, परमानेंट टाइप का विधि या फिर नियम कानून, जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है, इस टाइप की चीज। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चल पाएगा, तो बीच बीच में और भी कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, तो इस टाइप की कुछ चीजें भी बनती रहती है, ठीक है, टेम्पररी टाइप की चीजें। अब वो जो टेम्पररी टाइप की जो चीजें हैं, विधि है या फिर नियम कानून है, वो सब बनाती कौन है, विधायिका बनाती है, ठीक है। अब विधायिका के भी हमारे पास दो फॉर्मेट है, कैसे, तो केंद्र सरकार की भी विधायिका है और राज्य सरकार की भी विधायिका है, ठीक है। इसका मतलब नियम कानून बनाने का काम दोनों का रहेगा, संसद का भी रहेगा और साथ में विधानमंडल का भी रहेगा, ठीक है। और दोनों के द्वारा कुछ भी नियम कानून जो बनेगा वो आपके किस में जाके जुड़ेगा, अस्थायी विधि मतलब कि टेम्पररी टाइप के कानूनों में जाकर जुड़ेगा। और एक पूरे देश भर के लिए एक परमानेंट चीज जो हमेशा रहने वाली है, वही क्या है, संविधान है, ठीक है। इसका मतलब संविधान बनाया गया या फिर लाया गया किस चीज को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, ठीक है। संविधान है क्या चीज, तो अपने आप में वो क्या है, लॉ या फिर नियम कानून है, ठीक है।